तकरीबन 1 बिलियन टन के करीब कचरा पैदा होता है एनुअली पूरी दुनिया में, बिलियन टन। तो और ये 2025 तक ये तकरीबन इससे डबल हो जाएगा, 1.3, या इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर डिफरेंट है, आपको सिर्फ इसकी नोयत समझानी, ठीक है। इतना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ओवरऑल पूरी ग्लोब के ऊपर, और ये कूड़े के ढेर हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स। इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ये जितने आपने टाइप्स पीछे पड़ी हैं वो सारी कॉज हो रही है। एक तो ये मसला है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो ये बहुत तेजी से आपकी लैंड को ऑक्युपाई कर रहा है, आपके वाटर को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है जी। डिजीजेस कॉज कर रहा है, जितने साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे आपने पढ़े हैं इसकी वजह से। एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, ये सारा कुछ, वो तमाम चीजें जो आपके इस्तेमाल में नहीं रह जाती, आपके इस्तेमाल की नहीं रह गई, वेस्ट होती हैं, वो सारे का सारा सॉलिड वेस्ट है। उसको आप कंसिडर, वो चाहे किसी इंडस्ट्री से आ रहा हो, वो चाहे किसी घर से डोमेस्टिक हो, वो किसी हॉस्पिटल से हो, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी से हो, कोई भी सोर्स उसका हो सकता है। लिस्ट ऑफ सोर्सेस। थैंक यू। हाँ, कॉफी, पीनट्स दे देना साथ, जरा गला खुश्क नहीं होता। अच्छा, सो कहने का मकसद ये है कि इसको कहीं ठिकाने तो लगाना पड़ेगा ना भाई। जो हम मैक्सिमम इसके साथ कर सकते हैं, जो उसमें से हम चीजें निकाल सकते हैं। मैं तो रोज खाता हूँ, हद होगी, पीनट्स के बगैर तो यहाँ काम ही नहीं चलता। अच्छा, सुनते जाएं। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान में तो कहीं पे कोई खास काम नहीं हो रहा। लोग मिसाल देते हैं लाहौर की, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है, लाहौर भी पूरे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। एक और बात सुनिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे जो हो भी रही है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं, वो भी जितनी चीजें बाकी हैं उनको सिर्फ डंप किया जा रहा है। उससे आगे कोई एनर्जी बनाना, उससे फर्टिलाइजर बनाना, उससे कंपोस्ट तैयार करना, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकल करना, रीयूज करवाना, रीसेल करना, ये सारे काम नहीं हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे तरतीब क्या होती है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट होती है। सॉलिड वेस्ट जहां जनरेट हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, यानी प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, ये पहला स्टेप होता है। घरों में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा आप पढ़ लेंगे। अच्छा, सॉलिड वेस्ट की प्रोडक्शन के बाद, उसके बाद अगला काम आता है उसकी कलेक्शन, उसको इकट्ठा करना। उसके मेथड्स होते हैं। बाज़ लोगों को एजुकेट किया जाता है कि घर का कूड़ा करकट जो है वो बाहर डस्टबिन में फेंके। अब उससे भी एडवांस तरीकाकार ये है, लॉट में जो चल रहा है कि घर से आके लेके वो शॉप पर जाए, जिसमें वो आपको पॉलिथीन बैग्स दे जाते हैं ब्लू कलर के, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, उनको उठा के वो ले जाते, शाम को फिर आते हैं। ठीक है, कई एरियाज में ये तरतीब चल रही है, कई एरियाज में डस्टबिन है, वहां पे कई जगहों पे सोसाइटीज ने अपने कलेक्शन सेंटर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हर घर के बाहर उनको एक नेट, एक टोकरी या जो कुछ भी है वो दिया हुआ कि इधर रखें। गार्ड्स आते हैं, वहीं से वो जो भी उनकी टीम आती है वो वहीं से उठा लेती है, बस इतना ही है। लेकिन वो ले जाके उसको डंप करते हैं, उसकी आगे मैनेजमेंट का कोई काम नहीं। ठीक हो गया। चलो, इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है, बिलीव मी, इसकी कलेक्शन से भी कराची वाला हाल यहां पे नहीं होता। अच्छा, चले, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट के बाद उसके बाद कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इसको आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के दौरान ही अगला स्टेप भी आप कर सकते हैं, यानी सॉर्टिंग उसकी शुरू कर सकते हैं। उसमें छिलके, सब्जियां, फल वगैरह जो चीजें हैं, ऑर्गेनिक मैटर जितना है उसको अलग कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक को अलग कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर हैजर्डस है,
ठीक है जी, उसमें कोई केमिकल्स हैं या उसके अंदर कोई ऐसी चीज, मतलब हॉस्पिटल का वेस्ट है, उसको अलग रखेंगे। ठीक है, हैजर्डस नॉन हैजर्डस को अलग कर लिया जाए। किया जाता है कि आपने 3 डिफरेंट उनको बैग्स दिए जाते हैं, 3 डिफरेंट कलर्स की बाहर डस्टबिन होती है, उन्होंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हैजर्डस इनको अलग अलग फेंकना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीजें शुरू से ही कलेक्शन के टाइम पे ही आप सॉर्टिंग भी शुरू कर, सॉर्टिंग हो गई, कलेक्शन हो गई, अब ट्रांसपोर्टेशन है, आप उठाएंगे, ट्रांसपोर्ट कहां पे करेंगे, किसी सेंट्रल पॉइंट पे लेके जाएंगे। सेंट्रल पॉइंट पे आप जाके क्या करेंगे, उधर फिलहाल उसको डंप करेंगे, सेग्रीगेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, लेबर मौजूद होगी, उस पर काम शुरू कर देगी। उसमें से जो चीजें, अब वो करेंगे क्या, सॉर्टिंग करेंगे फिर से, सॉर्टिंग के दौरान उसमें से जो चीजें रीसेल हो सकती है उनको रीसेल करेंगे ताकि वो रीयूज हो। ठीक है, दोबारा से वो ऐड ना हो सिस्टम के अंदर। अगर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको सेल आउट किया, बहुत सारी चीजें एज ए रॉ मटेरियल सेल हो जाती है इंडस्ट्री को वापस। अगर वो सेल नहीं हो रहा तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को लेके उसके आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। उससे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप नहीं बना रहे, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर होता है जो एक बहुत ही हाईली फर्टिलाइज, जिस तरह से सॉइल होती है उस तरह का मटेरियल होता है। कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है उससे। ठीक है, उससे अगला काम क्या लिया जा, उससे बायोगैस बनाई जा सकती है, मीथेन प्रोड्यूस की जा सकती है, और उस बायोगैस को लेके आप जो है वो फर्दर क्या कर सकते हैं, कोई भी काम उससे करवा सकते हैं। पावर का सोर्स है, उसमें फ्यूल है, वो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर जो आपके पास बचता है, उस इनऑर्गेनिक मैटर में से आप देखते हैं कितना रिसाइकल हो सकता है। रीयूज वाला पहले देख लिया आपने, यहां पे 3R पॉलिसी अडॉप्ट होती है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अच्छा, रिड्यूस में मैं भी आपको इन तीनों को बाद में फिर से समझाता हूं कि क्या अप्रोच होती है। इनऑर्गेनिक जो मैटर है उसमें से जितना रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल करवाया जाता है। ठीक है जी, बाजुकात अगर बहुत हाईटेक आपका सिस्टम हो, आप खुद से चीजों को रिसाइकल कर सकें, आपके पास अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हों, सारा कुछ हो, तो वहीं पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर ही वो करते हैं, इंडस्ट्री को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है उसके साथ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडस्ट्री को वापस वो चीजें भेजी जाती हैं कि इसको रिसाइकल करें, इसी को कंज्यूम करें, नया मटेरियल ऐड नहीं करें। रिडक्शन से मुराद है कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन आप सॉलिड वेस्ट कम प्रोड्यूस करें। जिस तरह नेस्ले की बोतल के अंदर लिखा होता है 17% लेस प्लास्टिक, 17% इसमें कम प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ हुआ। ठीक है जी, एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। सो ये एक रिडक्शन की टेक्निक है, यानी प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, सॉलिड वेस्ट ओवरऑल एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन उसको रिड्यूस करें। रिड्यूस, रीयूज, रीयूज हो सकती है उसको करें, फर्दर ऐड नहीं करें। रिसाइकल, उसी चीज को रिसाइकल करके फिर से रीयूज करें, यानी नया मटेरियल ऐड होने से बचाएं, नया सॉलिड वेस्ट जो है उसको सिस्टम में आने से रोका जाए। अच्छा, जो रिसाइकल होगा इनऑर्गेनिक में से उसको रिसाइकल कर लिया। अब जो रिसाइकल नहीं हो रहा उसको आपने क्या करना है, जो रिसाइकल नहीं होगा उसके साथ आप दो काम कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 1, आप उसको इंसिनरेशन पे लेके जा सकते हैं। मसलन आपकी सारा प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता। ठीक है जी, ग्लास रिसाइकल हो जाता है, मेटल्स रिसाइकल हो जाती है, लेकिन सारे का सारा प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता। प्लास्टिक में से जो थर्मोप्लास्टिक्स है जो बार बार मेल्ट हो सकते हैं वो रिसाइकल होते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं वो भी रिसाइकल नहीं होते। फिर उनको क्या किया जाता है, जो चीजें रिसाइकलेबल नहीं होती उनको उठा के इंसिनरेशन के प्रोसेस पे लेके जाया जाता है। इंसिनरेशन से मुराद क्या है, बर्न टू एशेस, कंट्रोल्ड बर्निंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप बर्निंग करवाते हैं और उसमें किसी किस्म की भी प्रोड्यूस होने वाली जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस को आप इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो एनवायरनमेंट में ना जा सके। ठीक है जी, सो इंसिनरेशन पे चले जाए, जो चीजें बर्न नहीं होंगी
जो चीजें इस तरह से आप बर्न नहीं कर सकते, अगर मटेरियल बहुत ज्यादा है, फिर आप जाते हैं उसको डंप करने में। अब डंपिंग किस तरह से की जाती है? डंपिंग की जाती है लैंडफिल्स के अंदर। ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं हाईटेक, बाकायदा उनके पूरे प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे करके, मसलन 100 एकड़ के ऊपर आपने कोई लैंडफिल बनाई है और फिर वो अगले को आपके 20 साल 30 साल निकालती है, ठीक है जी, या जो भी आपका मेथड है, कोई ऐसा एरिया जो आपका फर्टाइल नहीं है, आप सिलेक्ट करते हैं ऐसी जगह कि जो वेस्ट है, ठीक है, आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है जी, या आबादी से थोड़ी दूर है, उस जगह को सिलेक्ट करने के बाद लैंडफिल एक बनाई जाती है। लैंडफिल बनाने के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उसकी पूरी डायग्राम, पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरे आर्किटेक्ट है वो, लेकिन लैंडफिल के लिए 3-4 काम होने बहुत जरूरी है। नंबर 1, उसकी लाइनिंग होनी बहुत जरूरी है। लाइनिंग से मुराद उसकी नीचे सॉइल कवर जो है वो लाइंड होना चाहिए, ताकि उसमें से पानी बाकी चीजें सीप करके नीचे अंडरग्राउंड वाटर तक ना जा सके और अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ना कर सके। सो इसकी लाइनिंग फिर मोस्टली जो है वो पॉलिथीन की या प्लास्टिक की शीट्स की जाती। कंक्रीट भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली इसके नीचे प्लास्टिक शीट्स बिछाई जाती हैं, थिक होती हैं। एक काम तो ये करना होता है आपने। दूसरा, उसकी दीवारें बनानी होती, ओपन एयर नहीं उसको छोड़ना होता। दीवारें बनाने के अलावा तीसरा काम आपने क्या करना होता है, उसमें 2 मसले आते हैं। एक मसला ये आता है कि उसमें बायोगैस प्रोड्यूस होती, मीथेन प्रोड्यूस होती। मीथेन की एग्जॉस्ट के लिए आपने जगह छोड़नी होती है। कोशिश ये करनी होती कि मीथेन एग्जॉस्ट भी ना करे, उसको हम कलेक्ट करें, उसमें से इकट्ठा करें। तो जगह जगह उसके अंदर फिल्टर्स, पाइप्स लगाने पड़ते हैं जो उसमें पैदा होने वाली मीथेन को इकट्ठा कर सकें और ओपन एयर में उसको जाने से रोकें। अदरवाइज अगर नीचे मीथेन बबल्स हैं, वो दबी हुई है, तो वो फायर पकड़ सकती है, ब्लास्ट कर सकती है, ठीक है जी। सो इसलिए मीथेन एग्जॉस्ट का सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। फिर अगली रिक्विजिट होती है कि उसके अंदर मौजूद वाटर लिक्विड्स या लिक्विड्स जो होते हैं, उनको निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, उनके अंदर वाटर को या बाकी लिक्विड्स के फ्लो के लिए ड्रेनेज देनी होती। तो उसमें फिर पाइप्स रखे जाते हैं जो उसको जगह जगह से ड्रेन करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने ये करना होता है कि उसके सेल्स बनाने होते हैं, ठीक है जी। यानी सेल्स से मुराद है कि आपने सारे का सारा 100 एकड़ ऐसे तो नहीं छोड़ना, एक एक एकड़ का, ठीक है, आपने सेल बना, उसको पहले फिल करना है और फिल करने के बाद फिर उसको कैप करना है। कैप करने से मुराद ऊपर से कवर करना है, या मट्टी से कवर करें, ऊपर से शीट से कवर करें, उसको ऊपर से कंक्रीट करें, कुछ भी करें, उसको ओपन नहीं आप छोड़ सकते। इस तरह नहीं है जैसे आप रावी की साइड पे जाएं तो आपको रिंग रोड के ऊपर पूरे की पहाड़ियां नजर आती, ये कौन सी लैंडफिल है, ये तो ओपन एरिया। ये तो जितनी बीमारी आपने शहर से निकाली है, ठीक है जी, सेल्स इस पर्पज के लिए होते हैं ताकि उनको कैप किया जा सके। दीवारें बना के उनको कैप करना आसान होता है। ओवरऑल बड़े सेल्स को या ओपन एयर में पड़े हुए जितना भी आपका कूड़ा होता है उसको कैप करना मुश्किल होता है। ठीक हो गया। इसलिए फिर उसके पोर्शंस बनाए जाते हैं और उनका एक पोर्शन फिल किया, उसको कैप किया, फिर अगला फिल कर रहे हैं, फिर उसको कैप करेंगे, बंद करेंगे। ओपन एयर आप नहीं छोड़ सकते। 3R से मुराद है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अच्छा, और ये एक और भी 4R भी लोग कहते हैं, रिकवरी का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। रिकवरी से मुराद है, सर तो पाकिस्तान में कोई चेक नहीं करता ये प्री रिक्विजिट्स, बच्चे यहाँ पे कुछ भी इंप्लीमेंटेड नहीं। कराची के हाल आपने देखा नहीं है, कराची में जो कुछ चल रहा है। कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ना होने की वजह से अर्बन फ्लडिंग का शिकार है, ठीक है। वहां पे वो चाइना कटिंग और जितने भी वहां पे कच्चे नाले हैं उनके ऊपर वो सारी पब्लिक को बिठा के, नाले सारे उनके अंदर गंद पड़ा हुआ, पॉलिथीन बैग्स हैं और वो सारा सॉलिड वेस्ट उनके अंदर जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, पूरा शहर चौक हो जाता है। मैंने अर्ज की कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहां पे हो रही है। अच्छा, मैं बता रहा था 4R भी आपको मिलेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। रिकवरी का मतलब है प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, बायो गैस जिस तरह प्रोड्यूस करना, यानी कूड़े करकट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिकवरी कहते हैं।
ठीक है जी। अहमद शाह, ये कराची वाले किसी बंदे से पूछे चाइना कटिंग क्या होती है। ठीक है, रियल एस्टेट का एक इशू। अच्छा वापस आइए। सो अगर आप इस तरह से सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो सॉलिड वेस्ट आपके लिए, जितनी आपने टाइप्स पीछे पूछी हैं, इफेक्ट क्या आएगा आपके ऊपर? सारी की सारी लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन आपके लिए कॉज करेगा। और उसके नतीजे में जितने ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो आपके पास डिजीजेस आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, पता नहीं क्या क्या, वो सारे लिखे छापे पूरे जो पीछे आपने। कूड़ा करकट की वजह से जो कुछ है, मेरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपकी लैंड जो है वो पोल्यूट होती है और आपकी एरेबल लैंड जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। आपके रूरल एरियाज के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, आपके अर्बन एरियाज के अंदर ये काम चल रहा है। आपके जो बड़े शहर हैं वो इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से उनकी सराउंडिंग में लैंडफिल्स, बहुत बड़ी बड़ी एरियाज जो है तबाह हो रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा चैलेंज ये है कि हमें ये प्रॉफिटेबल काम नहीं लगता, हमें ये मुश्किल काम लगता है, इट्स अ टफ टास्क। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमें क्या लगता है, हमारे शहर बहुत बड़े हो चुके हुए हैं। अच्छा, हमारा जो जनरेशन है, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, फंड्स की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है, ये हमारे चैलेंजेस हैं। सजेशंस क्या है? भाई प्रोडक्शन कम करें, सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको रिड्यूस करें। वो किस तरह से रिड्यूस आप कर सकते हैं? पॉलिथीन बैग्स पे पाबंदी लगाएं। ठीक है जी। एक्सेसिव पैकिंग जो है उस पर पाबंदी, लोगों को एजुकेट करें कि आपने सॉलिड वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना, अगर करना भी है तो सॉर्टिंग है, घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकने पे जुर्माना होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन, रिडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। उसके बाद सजेशन क्या है, लोगों को जो है फाइन्स एंड पेनल्टीज होनी चाहिए, इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम हर नई सोसाइटी के लिए और तमाम जितने भी शहर हैं उनके ऊपर, म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर ये बाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। और वो इसको हर सूरत में जो है, सर प्लास्टिक बैग्स बैंड इन मेजर सिटीज। जी बच्चे, हम बढ़े हैं इसकी तरफ। कराची का मसला 90% प्लास्टिक बैग है, ये छोटी बीमारी नहीं। ठीक है, कुछ लोग प्लास्टिक्स को डिफेंड बहुत करते हैं। सर वो रिंग रोड वाली रबिश माउंटेन के ऊपर वेजिटेशन लगा दी है, दैट डजंट हेल्प प्लास्टिक ब्रेक डाउन दो। कैन यू कमेंट ऑन दैट? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई हैंडलिंग नहीं है। ठीक है, कूड़ा उठाएं और डंपर्स के थ्रू वहां पे जाके डंप कर दें। ठीक है, अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी बारिशें होती हैं उसके अंदर वो लीचेट्स डेवलप होते हैं, लीच करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर, और साथ ही रिवर है। ठीक है, तो उसके पानी को वो कंटेमिनेट करते हैं। ठीक हो गया। उसकी कैपिंग जरूरी थी और उसके सेल्स होने चाहिए थे, और वो प्रॉपर लैंडफिल्स के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे करके आप अगर करते तो फिर ठीक था। ठीक है जी। Sir, our local government does not have adequate financial experts, financial and experts can assist this. जी बिल्कुल, 100% दुरुस्त बात। सो इसके ऊपर फंड्स की जरूरत है और एजुकेशन की खास तौर पे जरूरत है, बाकी एक तमहीद है जो आप बांध सकते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? सर कैंट एरिया में फॉलो होता है बैन ऑन प्लास्टिक, बेसिकली पीपल आर नॉट एजुकेटेड। जी बिल्कुल दुरुस्त है। सर लोकल गवर्नमेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, दो बातें सुनो, एक है एसिड ड्रेन और दूसरी है ओजोन डिप्लीशन। वो सारे यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एसिड रेन को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉजेज हैं, ठीक है, वो एयर पोल्यूशन के कॉजेज हैं सारे के सारे। जितनी एयर पोल्यूट होगी उतनी एसिड रेन होने के चांसेस ज्यादा है। CO2 प्लस वाटर
तो ये आपको क्या देगा, H2CO3। जरूरी नहीं है आप इक्वेशंस को बैलेंस करें। SO2 प्लस H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 प्लस H2O HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये डाइल्यूट फॉर्म में आपके पास, मैंने ये तरतीब इसलिए बच्चे दी हुई है कि जो टॉपिक पहले समझाने वाले होते हैं वही उठा के, ताकि आपके पास बल्क में चीजें पैकेट बने और आप आगे उसको एडजस्ट कर सकें। एसिड रेन के कॉजेज अगर आप लिखना शुरू करो, फॉर एग्जांपल एसिड रेन का कॉज फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कोल बर्निंग। एसिड रेन का कॉज इंडस्ट्रियल फ्लो, वो सारे कॉजेज हैं जो आपने पीछे पढ़े, ठीक है। एरोसोल्स, केमिकल्स, ये सारी चीजें। जितनी एयर प्लूट होती जाएगी उतने डाइल्यूट एसिड्स वाटर के साथ मिल मिल के बनते जाएंगे। और जब ये प्रेसिपिटेशन होती है, ये दो तरीकों से हो सकती है, ड्राई फॉर्म में भी हो सकती है, वेट फॉर्म में भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो वेट प्रेसिपिटेशन है, अगर आपके पास फ्लेक्स की सूरत में यानी स्नो की सूरत में, या ड्राई फॉर्म में पानी के बगैर अगर ये एसिड सिंपली सेटल डाउन हो रहे हैं विदाउट रेन, ठीक है, तो उसको ड्राई प्रेसिपिटेशन आप बोलते हैं। दोनों तरीकों से आ सकती है। एसिड रेन जब आएगी उसके इश्यूज, ये डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, इनकी पीएच जो है वो ज्यादा लो नहीं होती, ठीक हो गया, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होते। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे सुनते जाइएगा। एसिड रेन जब भी आएगी, एसिड रेन के आने से लैंड की एसिडिटी यानी सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी, दरख्त जो है उनके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, उनकी यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एसिड रेन स्किन इरिटेशन कॉज करेगी। एसिड रेन जो है मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स लेके आती है इंसानों के लिए। एसिड रेन जो है पानी के जितने भी बड़े बड़े आपके एक्वाफर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट करेगी, लेक्स की पीएच लोअर करेगी, यानी पीएच का नीचे आने का मतलब है एसिडिटी बढ़ी, ठीक है जी, यानी कि लेक्स की एसिडिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, एसिड रेन जब आती है तो एसिड रेन केव्स बनवाती है, गारें बनती हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ते हैं, पोल्जीज, ज्वालाज। ये ज्योग्राफी की टर्म्स हैं, ठीक है जी, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एसिड रेन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला आप लिख सकते हैं, ये ओवरऑल कहलाती कास्ट टोपोग्राफी। एसिड रेन जब आएगी उसकी वजह से कास्ट टोपोग्राफी जनरेट होगी, यानी एसिड रेन लाइमस्टोन को अपने साथ डिसॉल्व करके ले जाती है। जब लाइमस्टोन इसके साथ डिसॉल्व होकर वहां से निकलेगा तो नीचे गारें डेवलप होंगी, बड़े बड़े गड्ढे पड़ेंगे, ठीक है जी, और डिप्रेशंस डेवलप होंगे। तो टोपोग्राफी आपकी फ्लैट नहीं रह जाती, नॉर्मल नहीं रह जाती। आपको नहीं पता आप रॉक्स के ऊपर चल रहे हैं और नीचे सारी की सारी बहुत बड़ी किलोमीटर लंबी गाड़ डेवलप हुई होती है। सो एसिड रेन की वजह से लाइमस्टोन जो है यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इन एसिड्स के साथ मिक्स होकर डिसॉल्व होकर वहां से निकल जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है इसका, ठीक हो गया। और फिर एसिड रेन की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जानवर मरते हैं छोटे, ठीक है जी। सो एक फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। ओवरऑल बैड इंपैक्ट्स हैं इसके इकोसिस्टम के ऊपर। ये तो इफेक्ट्स हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं? वही तमाम सॉल्यूशंस हैं जो आपके एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के सॉल्यूशंस हैं। फॉसिल फ्यूल बर्निंग कम करें, शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी, शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा आपको। सर पाकिस्तान में हुई है एसिड रेन, कब हद होगी, होती है। वो इस तरह तो नहीं बताया जाता ना कि कल एसिड रेन हुई थी, ठीक है, लेकिन एसिडिटी एसिड रेन जो है ये कॉमन है बच्चे। पीनट्स, पीनट्स मैं कर रहा हूं जी रिपीट, एक मिनट। जी नूरुल हुदा, यू आर राइट। चांसेस होते हैं कि उसमें सेटल डाउन होने के ज्यादा चांस है, काफी देर बाद बारिश हो तो वो ज्यादा एसिडिक होती है।
इज स्मॉग अ टाइप ऑफ दिस एसिड रेन? नहीं, स्मॉग बेसिकली कोई एसिड नहीं है, स्मॉग कोई एसिड रेन की टाइप नहीं है। स्मोक प्लस फॉग ये चीजें जब मिक्स होती, ठीक है जी, तो उससे कोई डाइल्यूट एसिड नहीं बन रहा होता, ठीक है। लेकिन इस पे थोड़ा सा स्टडी करने के, तूती छोड़ने के मूड में नहीं हूं मैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जो है ना वो मुझे भी साइंस आ रहे हैं कि उस तरफ ही हो सकते हैं। सरफेस रेन भी जी ठीक है, बट इट कॉजेज इरिटेशन इन स्किन एंड आईज। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसकी केमिस्ट्री मुझे देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आई कंफर्म, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, सॉल्यूशंस सुने, इसके सॉल्यूशंस क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वही सॉल्यूशंस हैं यार जो हमने उधर लिखे। फॉसिल फ्यूल बर्निंग यानी कोल गैस ऑयल बर्निंग कम करें, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट हों, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। एक ही बात है, रिन्यूएबल की तरफ जब आप जा रहे हैं तो क्लीन एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं। गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगवाएं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, लाइफस्टाइल चेंज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट होना शुरू हो, ताकि कम से कम आप फॉसल फ्यूल बर्निंग करें। अब फॉसल फ्यूल बर्निंग रिड्यूस करने का क्या मेथड है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वाइल्ड फायर जो हो रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। वोल्केनिज्म पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नूरुल हुदा, स्मोक ओजोन की वजह से नहीं होती, क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको रेगुलेट करें, उसको प्रोसेस करें, फिल्टर इंप्लीमेंट करें, लेजिस्लेशन करें, ऐसे इक्विपमेंट्स उनको फोर्सफुली या बाय लॉ उनको फोर्स करें कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करें चिमनीज के अंदर, जो हैजर्डस गैसेस जो एसिड रेन कॉज करती हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, उनको फिल्टर करें। ठीक हो गया, ये वही सारे के सारे स्टेप्स हैं। और मैसिव स्केल पे एफॉरेस्टेशन करें, दरख्त लगाएं, ठीक है जी। उस सूरत में आपकी एयर और एयर प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं जो इंटरनेशनली चाइना को फॉलो करें, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए एयर क्लीनिंग टॉवर्स बना रहे हैं हम, ठीक है जी। जी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वही सारे सॉल्यूशंस हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए आप इस्तेमाल करें। 10 बिलियन ट्री सुनामी, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब वैसे बातें करते हैं आप लोग ना, आप मुझे शेड हो, लुकमे दे रहे हो। दवाइयां महंगी कर दो इसलिए कि उनकी सप्लाई बहाल हो सके, कुछ का खौफ करें, शर्म आनी चाहिए लॉजिक देते हुए, ठीक है जी। गंदम महंगी कर दो ताकि सप्लाई मेंटेन रहे, तो फिर आप घर चले जाएं, बार्टर ट्रेड पे चलने दें सोसाइटी को। चाइना की मिसाल ये थी ताहिरा, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर है, सबसे ज्यादा एयर प्यूरिफिकेशन का काम चाइना में हो रहा है और सबसे ज्यादा गंद भी वही फैला रहा है, चलो खैर। लेकिन वो कार्बन को सॉर्ट आउट करने के लिए सक्कर्स हैं, फिल्टर्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स उन्होंने लगाया जो एयर को क्लीन कर रहे हैं, ठीक हो गया। वाटर वेपर्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ये ज्यादा जो है वो ना कॉज कर सकें ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी। तो इस तरह से एयर क्लीनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग वो कर रहे हैं, शहर जितने अब वो बना रहे हैं वो मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू वर्टिकल गार्डनिंग, उनके छतों पे, उनके टेरेसेस पे दरख्त लगा रहे हैं। इसके अलावा वो अपने डेजर्ट्स को ग्रीन कर रहे हैं, ठीक है। सो इस बार कम हुई है, हमें गंदम के बारे में बताया ही नहीं गया। हाँ जी, खान साहब बहुत मासूम है सर जी, मैंने सुबह आते हुए खबरें में सुन रहा था, तो उसमें चल रहा था कि खान साहब ने फरमाया इस दफा गंदम कम हुई है, मुझे बताया ही नहीं किसी। आपको इतने वोट पड़ गए, आपको ये भी नहीं बताया किसी ने।
मतलब शर्म आ रही है आपको वोट दे के? मैं तो पिछले 3-4 दिन से जो हरकतें देख रहा हूँ और इनकी बातें सुन, और फिर बड़ी ढिठाई से फरमा रहे थे अगले 2-3 साल में सारे मसाइल खत्म हो गए। यानी 2-3 साल तक मुझे ना टेन्योर पूरा करने दे, जब मैं जाने वाला हूँ तो फिर मैं रो धो के दिखा के चला जाऊंगा। मैं कहूंगा मुझे नवाज शरीफ ने कुछ नहीं करने दी, ये सारा इसका कसूर है, मेरे हाथ उसने बांधे हुए। हद होती। 1 ट्रिलियन कहाँ से लगाएंगे ये कराची के लिए? पता नहीं कहाँ से लगाएं। सॉरी टू से, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतना भी पॉजिटिव नहीं हुआ जाता कि बंदा अंधा ही हो जाए। कोविड का बहाना बन जाएगा और ये, और स्मार्ट लॉकडाउन जी, हम स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में सक्सेसफुल चलें, इज्जत कमा लें। जो सूरत हाल है वो पूरे मुल्क को पता है, ठीक है? पता नहीं अल्लाह का खास करम हुआ पाकिस्तानियों, या ये ओवरऑल सारे के सारे जो हर्ड इम्यूनिटी है उसमें से गुजर के बच गए। बहरहाल पाकिस्तान में रहेगा तो मसाइल भी नहीं रहे, अल्लाह ना करे बचे। पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह और सेट भी होगा, इस बारे में मैं बड़ा क्लियर। ऑपोजिशन को मसला ये है कि फौज मेरी हर पॉलिसी को मानती है, जो मैं कहता हूँ वही करती है। यार क्यों मजाक करते हो? सुबह सुबह हंसाई जा रहे। तो जेकेटी ने लगाया था गंदम का, वो आजकल बाहर है इसलिए नहीं पता चला। पीटीआई वाले जो है ना वो परेशान ना हो, हमने भी वोट इसी को दिया हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हजरत के ज़रा खरीद गुलाम है। जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने सुना है, ये भी खान साहब ने कहा है कि अपोजिशन को ये प्रॉब्लम है कि हमारी तारीखी हम आहंगी है फौज की और सिविल गवर्नमेंट की, तो इसलिए अपोजिशन चलती है। तो जो मैं कहता हूँ, चूंकि फौज मेरी पॉलिसी पे चलती है, तो इसलिए अपोजिशन को तकलीफ। बहरहाल अब बातें तो बहुत सारी हैं, टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन किस तरह से डिप्लीट होती है? O1 प्लस O2 यूवी रेज को कंज्यूम करके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। इसके बनने में, इसके दोबारा टूटने में, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डेवलप होने में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो कंज्यूम होती हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, O3 जो है इसका सिचुएशन ये है कि ओजोन, वैसे अगर ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ जाए नीचे, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी कंटामिनेशन बढ़ जाती है, आपके लिए सांस के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, एक छोटी सी चीज समझ लें एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर ये अर्थ है तो इसका पहला जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर दूसरी, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर को आइनोस्फियर भी कहते हैं। पता नहीं बच्चे, होगा, अगर है शौकत खाना में तो अच्छी बात है। 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर जाती, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर जाता है। 0 से मैं शुरू हुआ हूँ, 50 से ऊपर 80 तक
मीजोस्फीयर 80 से लेके 120 किलोमीटर तक, आई नो ये थर्मोस्फीयर, और ये जो ऊपर वाला है ये 1000 किलोमीटर तक भी जा सकता है और कहीं पे खत्म हो जाता है। ये वेरी करता है, बहुत लेस अमाउंट रह जाती है यहाँ पे गैसेस की। अच्छा, इसकी जो है वो हाइट वेरी करती है, वो फिक्स नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर के अंदर ऊपर जाते हैं, हाइट गेन करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, मीजोस्फीयर में जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऑल्टरनेट चलता है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक हो गया। अच्छा, पहला स्फीयर जहां पे हम रहते हैं उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, हम ट्रोपोस्फियर में, यहां पे मैक्सिमम गैसेस हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहले टेम्परेचर सुन लें। इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत नीचे जा सकता है, -53 तक जा सकता है डिग्री सेंटीग्रेड। स्ट्रैटो में टेम्परेचर इंक्रीज करके -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, यानी गर्म हो जाता है। अभी भी ठंड है लेकिन इसकी निस्बत कम है। ये पीक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मीजोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है और -93 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिगर्स याद करना आसान है, 53 -3 93, इतना डिक्रीज हो सकता है। थर्मोस्फीयर के अंदर इंक्रीज होता है और यहां पे बहुत ज्यादा गैसेस के आयनाइजेशन की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ता है और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। और इधर टेम्परेचर वेरी करता है, इट डिक्रीजेस। ठीक है जी, तो इसकी कोई फिक्स रेंज आपको कहीं पे भी किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो जो आपको प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी वो पहले चारों की मिलेंगी। अच्छा, इनकी हाइट की, टेम्परेचर के ट्रेंड की और टेम्परेचर की पीक्स की, तीन बातें हमने अभी डिस्कस की। ट्रोपोस्फियर जो होता है इसके अंदर सारा वेदर होता है, क्लाउड्स इधर होते हैं, बारिश इधर होती है, हेल्स इधर होते हैं, लाइटनिंग इधर होती है, वेदर के तमाम फिनोमिना इधर होते हैं। टेम्परेचर का ट्रेंड है विद हाइट। मानो अगर आप ट्रोपोस्फियर में हाइट गेन करेंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर मीजोस्फियर में जाकर दोबारा घटता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर घटता जाएगा। ये ट्रेंड मैं बता रहा हूं। ओके हो गया। अच्छा जी, ट्रोपोस्फियर के अंदर, ये इसको सुनते जाएं, लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में एज इट इज ये एक टॉपिक है, आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ट्रोपोस्फियर के अंदर जो वेदर है, सारे फिनोमिना वेदर के, क्लाउड से लेके मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, हेल्स, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सारा कुछ आप इधर ही देखें। ठीक हो गया। इससे ऊपर आपको क्लाउड्स इस तरह से नहीं मिलते, क्लियर हो जाता है स्काई सारे का सारा। ठीक है जी। और आप ऊपर जैसे ही जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, तो आपको जो मेजर लेयर मिलती है, जिसके लिए मैंने ये सारा कुछ किया है, ये लेयर है एट द बॉटम ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, इसको कहते हैं ओजोन। इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेटोस्फीयर की बेस के ऊपर ओजोन की लेयर होती है और ये ओजोन बनती भी है, टूटती भी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कंज्यूम करती है। इसके बनने टूटने के प्रोसेस में ये यूज होती है। सर किलोमीटर की वैल्यूज जरा डिक्टेट कर दें, कांट सी बोर्ड। बच्चे 16 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। ठीक हो गया। इफ ओजोन रिएक्शंस रिवर्सिबल, डज इट इमिट अल्ट्रावायलेट व्हेन इट, नहीं जी नहीं, ये दोनों प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है, यूवी को कंज्यूम ही करती है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसकी खूबी है। इट नेवर रिलीजेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस।
इनको कंज्यूम करके ही अपना ब्रेकडाउन और इन्हीं की कंजम्पशन से इसको यूटिलाइज करके ही दोबारा से O3 डेवलप होती है। ये एक अलग से पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक है। वेदर फिनोमिना सारे ट्रोपो में आपको मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन मिलेगी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही यूवी रेज से। अच्छा, अगर यही ओजोन मैंने कहा नीचे आ जाए तो ओजोन अगर आप इनहेल करें तो ये हैजर्डस होती, ठीक है। ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आप इनहेल नहीं कर सकते, अगर ज्यादा देर करेंगे इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेगी। अच्छा, इसलिए नीचे यहां पे अगर ट्रोपोस्फीयर के अंदर ओजोन होती तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती। चले खैर, अब इस सारे को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मेसोस्फीयर है इसके अंदर गैसेस बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, रिडक्शन ऑफ गैसेस है, एयर प्रेशर रिड्यूस होता है, मजीद गैसेस कम होती हैं थर्मो के अंदर, लेकिन यहाँ पे मेजर काम होता है हीट एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे ज्यादा होता है। हीट एब्जॉर्प्शन जब यहाँ पे ज्यादा होगी, टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि सूरज की तरफ से आने वाली जो सोलर विंड्स होती हैं उनमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पे आके जब ये चार्ज पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो इस जोन के अंदर आपको ऑरोरास मिलेंगे। नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, ठीक है जी। यानी कि जो लाइट शो आप नॉर्वे के नॉर्थ में देखते हैं या अंटार्कटिका की तरफ आप देखते हैं, वो सारा उसके पीछे जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे हो रहा होता है। ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है। इधर गैसेस ना होने के बराबर है, यहाँ पे बाज़ औक़ात आपको वैक्यूम मिलता है, ऐसा लगता है कि गैस है ही कोई नहीं, ठीक हो गया। कोई मेजर फिनोमिना सिवाय इसके कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है एंड इट्स द आउटस्कर्ट्स ऑफ योर एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे लिमिट्स एंड हो रही होती हैं। इस ओजोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीट किस वजह से होती है? ओजोन की डिप्लीशन जो है इसके पीछे मेजर रोल है CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ठीक है, HCFCs का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, एस्टेटीन का, यानी हैलेंस का। ये तमाम वो गैस है, इसके अलावा भी ढेर सारी हैं, इतनी लिख दोगे इनाफ है। आपने लिखना क्या है? तमाम कूलिंग एजेंट्स या रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स जो है ये बेसिक कॉज है किसका? जब आप रेफ्रिजरेंट्स मतलब ऐसी गैसेस जो कूलिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पेस है बच्चे हसान, और उसके बाद खत्म हो जाता है आपका जो इंटैक्ट एटमॉस्फेयर वेंड हो जाता है। अच्छा जी, रेफ्रिजरेंट्स जो है इनको आप कंज्यूम करते हैं फॉर व्हाट? फॉर कूलिंग पर्पसेस। एसीज के अंदर यूज होते हैं, फ्रिज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये जाके ओजोन के साथ मिलते हैं और ओजोन के साथ परमानेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। CFCs जब ओजोन के साथ मिलेंगी तो इसको अपने साथ नथी करेंगी और परमानेंटली थिन होना शुरू हो जाएगा। जब ये लेयर थिन होना शुरू हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? यूवी रेज जो है वो सारे की सारी कंज्यूम नहीं होंगी और नीचे अर्थ तक पहुंचना शुरू कर देती। ओहो, तो हम देख सकते हैं इस सारे सिस्टम से गुजर के आप सितारे देख लेते हैं तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो कुछ हो रहा है। महक, क्या आप इससे दूर मून नहीं देखते? आप तो इसी से निकल के नजर आपकी देख रही होती है उसको। हाँ, ये है, आपका विजन वेरी कर सकता है। मसलन एक बड़ा फेमस साइंटिफिक रीजनिंग होती थी, अब तो साइंटिफिक रीजनिंग का चैप्टर निकाल दिया गया है इस बुक में से।
पहले इस तरह के कई क्वेश्चंस होते थे, बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। डू स्टार्स ट्विंकल, क्या सितारे टिमटिमाते हैं? बताएं जरा। नो, शाबाश। तो सितारे नहीं टिमटिमाते तो आपको क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? क्या वहां पे कोई लोड शेडिंग हो रही होती है या कोई फंक्शन चल रहा होता है कि वो कभी लाइट बुझती है, कभी ज्यादा कभी कम? जी मैं कर देता हूं मरियम, पहले वो पिछला पॉइंट। मैं अभी फॉर्म एंड देन आर क्रिएटेड, क्या? बिकॉज ऑफ गैसेस। जी महक, यही बात है। गुड। जब आप उनको देख रहे होते हैं तो आपका विजन वेरी कर रहा होता है ड्यू टू योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कभी आपके सामने कोई थिक गैसेस आ रही होती हैं, आपका विजन वेरी कर रहा होता है, सितारों को कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक हो गया? और ना ही वो एटमॉस्फेयर में आई थिंक वेरिएशन ऑफ विजिबिलिटी ड्यू टू। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। सो ये नहीं है कि आप, ये कोई इतना भी दूर नहीं है, 120 किलोमीटर हायर है, ठीक है जी, और ये बहुत इजीली विजिबल है और पूरी अर्थ वाले इसको नहीं देखते। इनकी ज्यादातर कंसंट्रेशन पोल्स के ऊपर होती ड्यू टू मैग्नेटिज्म, इसलिए पोलर रीजन्स में रहने वाले लोग, और पोल्स के ऊपर ये थिकनेस भी रिड्यूस हो जाती है, ये भी आपको बता दूं। पोल्स के ऊपर ये एवरेज लेंथ्स हैं जो मैंने आपको लिखवाई। नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर ये शाम के वक्त क्लियर होते हैं और उस वक्त बहुत इजीली इसको देखा जा सकता है। सर इससे ऊपर जन्नत जहन्नम अर्श भी तो है, सेवन स्काईज कहां पे हैं सर? हमें तो एक ही दिखता है। जो आपको एक दिखता है वो भी स्काई नहीं है। आपने बादलों को आसमान समझा हुआ है, बंदा की करे थे। हाँ मैं भी सांता देख सकता हूँ। When space shuttles re-enter Earth's orbit, they burn up cause of high temperature of thermosphere or simply cause of gravity and terminal velocity। देखिए बच्चे, अहमद शाह जब वो वापस एंटर हो रही होती हैं तो ये कितना को है थर्मोस्फीयर, जरा गौर करें, 80 से लेके 120। आपके सवाल के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। मैं उस वक्त वर्ल्ड टाइम्स नहीं बनी थी, 2009-10 की बात है, तो मैं पढ़ा रहा था, यही टॉपिक था, और मैं पढ़ा रहा था टॉपर्स एकेडमी। तो क्लास ऐसे ही चल रही थी, तो एक बच्चे ने सवाल किया कि सर देखें मीजोस्फीयर के अंदर इतनी सर्दी है, -93, तो यहाँ पे तो बंदा वैसे ही जमना शुरू हो जाए, इतनी ठंड है, और थर्मोस्फीयर के अंदर तो चलो यहां से निकल भी जाएगा तो थर्मो में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड बंदा बर्न हो जाता। और अब इससे अगला सवाल उसका बड़ा खतरनाक था और मैं डर गया। उसने कहा सर इसीलिए हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज की है वो रूहानी मेराज है, जिस्मानी नहीं है। आप बनफ्से नफीस तशरीफ नहीं ले गए यहाँ से, आपकी रूह ने मतलब वो मेराज किया है। हम मेराज के इनकारी नहीं है, लेकिन ये लॉजिक्स देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब मैं चुप, मैंने कहा अब इसको कोई मौलवी जवाब दे, मैं तो इस चक्कर में ना पढ़ूं, वरना तो अल्लाह अकबर का नारा लगेगा और मेरी गर्दन जो है वो तन से जुदा पड़ी हो। अच्छा मैं चुप, मैंने कहा या अल्लाह अब इसका कोई ना बंदोबस्त फरमा दे। उसी क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, यकीन करें उसने बड़ी हेल्प की, दोस्त था, अल्लाह उसको जिंदगी दे, खुश रखे, कामयाब कर। उसने कहा सर इसको ये पूछें कि फिर हजरत आदम व नफ्से नफीस कैसे नीचे आ गए? अच्छा, जैसे ही उसने ये बात की तो मेरे ना जान में जान आ गई, मैंने कहा बात बन गई। उसने कहा अगर ये बिलीवर है तो इसको ये पूछे अकेले तो नहीं आए थे मजा, तो बंदे तो हैं, उनको ये मानता, या तो उनको मान ले और उनको ना मान ले और डार्विन के पीछे लग जाए, ठीक है जी, एवोल्यूशन पे आ जाए, पूछ ले हजरत से इन्होंने ये करना है। वो चुप कर गया। उसने कहा अगर वो बनफ से नफीस आप ईमान रखते हैं कि नीचे आए हुए हैं, तो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने पे आपको क्या एतराज? फिर एक और बात सुनिएगा, खैर बाद में चीजें साइंटिफिकली भी हमने समझाने की कोशिश की। उसके बाद उसने कहा सर इफ इज बिलीवर, इफ इज मुस्लिम, बाकियों से नहीं माजरत से, उसने कहा हजरत ईसा भी बनफ से नफीस ऊपर गए एंड ही विल कम अगेन, ये हमारा ईमान है, ठीक है। अच्छा
तो कहने का मकसद ये है कि ये तो टू वे ट्रैफिक है, तो इनको क्या प्रॉब्लम। और आजकल तो आम इंसान आ जा रहे हैं। ठीक हो गया। नहीं, अब तो खैर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। अब तो देखें आप, एस्केप वेलोसिटी के साथ इतनी स्पीड से अगर मूव करें, आप इस ग्रेविटी को भी क्रॉस कर सकते हैं, इस एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस करके शटल्स आ जा नहीं रही। ठीक है, आपके जितने सैटेलाइट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। थर्मोस्फीयर में सैटेलाइट रहते हैं, सैटेलाइट्स थर्मोस्फीयर में भी मूव करते हैं, इतने टेम्परेचर को बियर कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं है कि हर चीज जल भुन जाए। कितना है, 80 से लेके 120 40 किलोमीटर बनता है सिर्फ, 40 किलोमीटर। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अगर मैं इसको 10 भी कर दूं, 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड लगते हैं आपको इसको क्रॉस करने। ठीक हो गया। एग्जैक्टली वही मैं जरा राउंड ऑफ करके बता रहा हूं। 3 सेकंड राउंड ऑफ करके आपको लगते हैं। 1 2 3 बाय। अगला सवाल उसी से निकला जो पहले आपका चला था। एंड बुराक वो फास्टेस्ट, मतलब ये आगे, वरना तो जब बंदा जो है ना वो खान साहब की तरह दूसरे दिन लोगों के हथे चढ़ा होता है, चुगल बना होता, या फिर बंदा उतना ही ढीठ हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता हो, या फिर ये इंस्टिंक्ट पैदा करनी पड़ती। भारत